मैं एनडीटीवी में आपके साथ बैठा हूँ, ये भगवान की दया भी और आपका प्रेम भी। सर बहुत व्यस्ततम कार्यक्रम रहता है खास करके चुनाव के वक्त, लेकिन हमारे लिए आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी अभी भी आप पार्टी दफ्तर में कांग्रेस के नेताओं को पार्टी में शामिल करवा कर लौट रहे हैं, तो ये क्या रणनीति है लोकसभा के मद्देनजर? हम देख रहे हैं हर रोज कांग्रेस से कुछ लोग आ रहे हैं जो शामिल हो रहे हैं बीजेपी में। देखिए, ये बदलते दौर का समय है। मैं केवल ज्वाइनिंग करा के नहीं आया हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि आज पार्टी का, हमारी भारतीय जनता पार्टी का 6 अप्रैल स्थापना दिवस है। आज 45 साल हो गए हमारी पार्टी को गठित हुए को। पूर्व में जनसंघ था, फिर जनता पार्टी थी, फिर भारतीय जनता पार्टी के नाम से आज हमारी पार्टी एक अलग विचारधारा के नाम से दुनिया में जानी जाती है, जो राष्ट्रवादी विचारों पर काम करती है। और हम अब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित हुए हैं। हमारी सरकार ने पिछले समय जो काम किए उन कामों से प्रभावित होकर के बड़ी संख्या में लोगों ने अपने दलों को छोड़ करके हमको ज्वाइन किया है। लेकिन हम दूध में शक्कर की तरह ही उनको अपने परिवार का हिस्सा बनाते हैं। ये अलग बात है कि कांग्रेस के कल्चर में, कांग्रेस के अंदर जो अच्छे लोग हैं वो अब वहाँ अंदर अच्छा वातावरण महसूस नहीं कर पा रहे हैं। वो निराशा और हताशा के दौर से कांग्रेस गुजर रही है। कांग्रेस का नेतृत्व अकर्मण्य है और खासी कर बदलते दौर के साथ अपनी व्यवस्थाओं के आधार पर देश उनसे अब एक अलग दृष्टि से देखता है। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस और विपक्षी दल केवल परिवारवाद में पावर सेंटर बन करके और जनता को मूर्ख बनाने में प्रयास में लगे हैं। और मुझे इस बात का संतोष है कि जनता सब समझती है और जनता के आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। खास करके छिंदवाड़ा की तरफ आपका ज्यादा फोकस लगता है। दीपक सक्सेना जी भी आ गए, 4 दफे विधायक रहे, मंत्री रहे, कमलनाथ जी के बेहद करीबी माने जाते हैं। तो क्या पिछली 2019 में जो छिंदवाड़ा की सीट छूट गई थी, क्या उसको छीनने के लिए हर तरह से कोशिश की जाएगी? देखो, कौन किसको कैसे छीन सकता है। माननीय मोदी जी आए 2014 में, तो वो अपने एजेंडों को लेकर के आए। आप अंदाज लगा लो, उस दौर में जब लोकतंत्र में, खास करके मध्य भारत में, हमारे अपने पूरे देश के अंदर एक दल की सरकार को बनने को 35 साल हो गए थे। 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद प्रचंड बहुमत से राजीव गांधी की सरकार बनी थी। बाद के दौर में बहुदलीय व्यवस्था स्थापित हो गई। लोग मान के चल रहे थे कि केवल बहुदलीय बनेगी, तो छीन करके नहीं आए। नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में जिस ढंग से काम किया था, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने काम किया, अच्छे विचारों को सुना और जनता के ऊपर मोदी जी का अपना एक प्रभाव भी पड़ा। और कांग्रेस के 10 साल के कुशासन में जनता ने जो महसूस किया था, उसका परिणाम रहा कि एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था में आए हैं। और बहुदलीय की बजाय द्विदलीय का लाभ भी मिलता है। और जनता ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सब क्षेत्रों में काम को देखा और विश्वास हो गया कि माननीय मोदी जी वर्तमान के समय में सर्वश्रेष्ठ राजनेता, इसलिए दोबारा उनको मौका मिला। और अब हम सब देख रहे हैं कि जिस प्रकार से दूसरा टेन्योर मोदी जी का निकला है, जनता मान के चल रही कि तीसरी बार भी, अब की बार भाजपा सरकार, अब की बार 400 पार। हर बार ये उनका अपना वोट बैंक और सीटें बढ़ती जा रही है। जनता का भरोसा बढ़ा है, दुनिया ने बहुत सम्मान की निगाह से देखा है और उसका लाभ दिखाई देगा। शरद जोशी जी, चूंकि आप उच्च शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, आप बहुत ज्यादा पढ़ते लिखते भी हैं। शरद जोशी जी आप ही के शहर से, उन्होंने कभी कांग्रेस के बारे में कहा था कि कांग्रेस की यात्रा शुरू हुई खादी भंडार से, खत्म हुई सचिवालय पर। और आपकी पार्टी हमेशा कहती रही कि कांग्रेस मुक्त भारत, कई बार नारा दिया है, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस युक्त बीजेपी होती जा रही है। इसको लेकर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। देखिए, ये बहुत गलत बात है। कांग्रेस मुक्त भारत तो स्वाभाविक रूप से है, क्योंकि कांग्रेस ने जब स्थापना की थी, कांग्रेस ने आज़ादी के समय तक जो नेतृत्व देखा था, दुर्भाग्य से आज़ादी के बाद कांग्रेस ने अपने आप को ढाला नहीं। तो कांग्रेस के सिद्धांतों के आधार पर लोग राजनीति करने की बात करते थे, लेकिन कांग्रेस ने लोगों का मनोबल तोड़ा है, भावनाओं का कुठाराघात हुआ है। और रही बात भाजपा की, तो भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भी है, सफलता के साथ अपने सिद्धांतों को अमल करती जा रही है। आज़ादी के समय से, जो जनसंघ के ज़माने से हमने कहा था धारा 370 समाप्त करना, हमने धारा 370 समाप्त की है। जो जो बातें भाजपा ने कही, राम मंदिर के मसले पे आप देखते ही हैं, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद माननीय प्रधानमंत्री स्वयं उपस्थित हुए और बाकायदा भगवान राम का मंदिर बना है। बीच में बड़ी चर्चा थी कि कमलनाथ जी भी आ रहे हैं, नकुलनाथ जी भी आ रहे हैं, फिर आए नहीं। तो इनके बारे में कोई रणनीति है क्या? हमने तो केवल कमल का विचार किया, कोई कमलनाथ को हम नहीं जानते। हमारी पार्टी के अंदर तो कमल ही कमल है और परमात्मा की दया से ये फैले हुए कीचड़ में कमल खिलाना, ये भाजपा का अपना उद्देश्य और हम उसमें सफल होते हैं। और आना चाहेंगे तो स्वागत करेंगे।
मैंने कहा कि काल्पनिक सवाल का क्या जवाब दूंगा। आज हम जो है वो केवल कमल की बात कर रहे हैं, इसलिए उसी पर है। तो इस बार क्या 29-0 का लक्ष्य है बीजेपी का मध्य प्रदेश में? स्वाभाविक रूप से कोई भी राजनीतिक दल अगर चुनाव के मैदान में जाएगा तो क्लीन स्वीप करने जाएगा। कोई खिलाड़ी खेलने जाएगा, मान लो क्रिकेट खेलता है तो वो चाहेगा कि सब विकेट उसको मिले, तो ये खेल का मतलब ही है। और जो विरोधी है वो सोचेगा कि हम अपने अधिक से अधिक विकेट बचा के चलेंगे। आप तो कुश्ती खेलते थे और कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी रहे। अच्छा, ये बड़ा विरोधाभास है, मतलब आप मेडिकल की पढ़ाई करने गए, जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ, फिर आपने बीएससी की, फिर आप कुश्ती में भी इंटरेस्ट लेते हैं। क्या इसके अलावा गीत संगीत में भी, क्योंकि आप कालिदास की नगरी से आते हैं, तो गीत संगीत काव्य में भी रुचि रखते हैं आप? मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ भगवान कृष्ण स्वयं शिक्षा ग्रहण करने आए हाँ, सांदीपनि 5000 साल पहले। और हमारे यहाँ शिक्षा का मतलब केवल 4 पुस्तकें नहीं है। हमारे यहाँ 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, चारों वेद, सबकी शिक्षा और सब में दीक्षित व्यक्ति की शिक्षा मानी जाती है। स्वाभाविक रूप से अभी तो हमारे यहाँ बहुत गुंजाइश है। डॉक्टर साहब, चूंकि आप उच्च शिक्षा मंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री भी हैं, तो एक हमने खबर बड़ी प्रमुखता से दिखाई थी नर्सिंग कॉलेजों की दुर्दशा की, जिसका मामला भी चला और फिर सीबीआई ने रिपोर्ट भी डाल दी। उन छात्रों की स्थिति बड़ी दयनीय है। इनके बारे में कुछ विचार कर रहे हैं क्या? हम उन कॉलेजों में गए और देखकर बड़ा दुख लगा कि जो खुद पूर्व में मेडिकल शिक्षा के निदेशक रहे, उन्होंने 3 कमरों में कॉलेज चला रखा था और ऐसी बड़ी दुर्दशा है। तो इसके बारे में आप कुछ सोच रहे हैं क्या? उन छात्रों के भविष्य, लाखों छात्र हैं। देखिए, मैं इस बात को जानता हूँ कि काल के प्रवाह में क्या हुआ। मैं बीती ताई विसार दे आगे की सुध ले, अतीत की गलतियों से हम सबक लेकर के भविष्य अच्छा बनाएं, यही सुशासन की पहचान भी होगी। हमने ये देखा कि केवल एक विश्वविद्यालय के भरोसे अगर पूरे प्रदेश के मेडिकल कॉलेज, पूरे प्रदेश के इंजीनियरिंग, नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, ये इतना लोड दे दिया कि स्वाभाविक रूप से उसकी बस की बात भी नहीं थी। और यशस्वी प्रधानमंत्री को फिर धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में सभी कोर्स की पढ़ाई समान होना चाहिए, तो क्यों एक विश्वविद्यालय में होना चाहिए। तो ये जो हमारी गलतियां कभी कभी हो जाती है कि एक विश्वविद्यालय के भरोसे कर दिया, और एक विभाग को एक विश्वविद्यालय चलाना बहुत कठिन जाता है। मुख्यमंत्री जी, हम अक्सर जन सरोकारों के मुद्दे ही उठाते हैं, आपने भी देखा होगा कई दफे। स्कूली शिक्षा पर भी आपने एक कड़ी कार्रवाई की कि जो स्कूल बाध्य कर रहे थे अभिभावकों को, तो अब उन जो स्टोर्स हैं उन पर भी कार्रवाई होने लगी। तो इसको क्या, चूंकि इस बार शैक्षणिक सत्र लगभग शुरू हो गया था, तो अगली दफे से क्या पहले से ही कार्रवाई चलेगी ताकि इस तरह को कोई बाध्य ना कर पाए? अभी भी शैक्षणिक सत्र चालू नहीं हुआ। शैक्षणिक सत्र नहीं, शैक्षणिक सत्र तो जुलाई से चालू होगा, जून से चालू होगा। लेकिन हमने समय पे चिंता की है कि किसी भी प्राइवेट स्कूल को पाठ्यक्रम को लेके, गणवेश को लेकर के, जूते या अपनी ड्रेस वाली कोई चीज़ों को लेकर के, किताब कापियों को लेकर के कोई पर्टिकुलर एक दुकान से खरीदना, एक रेट पे खरीदना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और इस संबंध में जिला प्रशासन के प्रत्येक कलेक्टर को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि हम अपने प्राइवेट विद्यालय के लोगों को केवल विद्यालय की पढ़ाई की चिंता के लिए बताएं। ये बाकी चीज़ों के माध्यम से गलत संदेश जाता है, इससे बचना चाहिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, समाज ने भी अप्रिशिएट किया और उस पर हरकत में आते हुए पूरे प्रदेश में अच्छा माहौल बना है कि जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाते हैं उनको कोई इस प्रकार से कोई डरा धमका नहीं सकेगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। पटवारी परीक्षा को लेकर के भी आपने उन बच्चों को काफ़ी राहत दी है, लेकिन कुछ सवाल ये भी कहे जा रहे हैं कि जिन लोगों ने बिल्कुल ठीक से परीक्षा नहीं दी या एक कॉलेज से संबंध थे, उनको भी फिर सफलता मिल गई। तो इस विषय में आप कुछ और क्या जोड़ना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो इतना मानना है कि हम चूंकि पारदर्शिता से सरकार चलाते हैं और विभागों का काम करने का अपना तरीका होता है। पटवारी परीक्षा में जैसा ध्यान में आया था कि 2-4 सेंटर की बात आई कि यहाँ से ज़्यादा मेरिट वाले बच्चे क्यों निकल गए, इसको देखना चाहिए। हमने तुरंत न्यायिक जाँच कराई। न्यायिक जाँच करने के बाद जो रिपोर्ट आई रिटायर्ड हाईकोर्ट जस्टिस की, और उन्होंने कहा कि नहीं, ये स्वाभाविक है और इसलिए किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो हमने एक दिन में सबकी नियुक्तियाँ दे दी, क्योंकि हमने पटवारी परीक्षा इसीलिए कराई कि पारदर्शिता से होना चाहिए, साफ सुथरा ढंग से होना चाहिए। लेकिन जांच भी इसलिए कराई, कोई किसी बात का प्रश्न अगर उठता है तो समाज के सामने हमको अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। वो मूर्तियां बनेंगी जो महाकाल में सप्तऋषियों की मूर्तियां टूटी थी, लेकिन इस पर आरोप ये भी लगे कि भ्रष्टाचार हुआ था। तो क्या है मुख्यमंत्री जी नया फैसला जो अभी सरकार ने किया है? देखिए, अभी हमने निर्णय किया है कि जो महाकाल महाराज में महालोक का जो लोकार्पण हुआ था, काल के प्रवाह में, उस समय के लिए मैं मान के चलता हूँ कि भले ही कांग्रेस की सरकार रही हो, बीजेपी की, महाकाल का महालोक का दृष्टिकरण सबके सामने आ जाए तो एफआरबी की प्रतिमा लगाई थी। हमने निर्णय किया कि ये एफआरबी की प्रतिमा कुछ समय के लिए तो ठीक हो सकती है, लेकिन मंदिरों में हमारे
तीर्थ स्थल पे, धर्म स्थल पे ये बातें शोभा नहीं देती है। तो एक संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से एक मूर्ति शिल्प का कार्यशाला लगाई है और भविष्य में उसको सारी मूर्तियों को एफआरपी के बजाय ठोस पत्थर की बनाई जाएगी। और 125 दिनों में ही आपने एक सख्त प्रशासक की छवि बनाई है। वैसे स्वभाव से आप सहज हैं, लेकिन किसी कलेक्टर का तबादला हो या किसी एसडीएम ने अगर जूते बंधवाए तो आपने फौरन उन पर कार्रवाई की, या किसी ने किसी किसान पर टिप्पणी कर दी। पर इससे क्या ऐसा तो नहीं है कि अधिकारी वर्ग में नाराजगी है, या आपको कभी ऐसा सामना करना पड़ा कि ये इतनी त्वरित कार्रवाई ठीक नहीं है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है, मैं लंबे समय से प्रशासन की अलग अलग अवस्थाओं से निकल के आया हूँ। मैं लगभग 8 साल 9 साल तक उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष रहा, राज्य मंत्री का दर्जा रहा। बाद में मैं पर्यटन विकास निगम का प्रदेश का अध्यक्ष रहा, वो 4 साल रहा हूँ। बाद में शिक्षा मंत्री रहा हूँ, अभी मुख्यमंत्री रहा हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि सरकार के आधार पर हम मुखिया को अपनी विनम्रता जरूर रखना चाहिए, गरीब जनता के प्रति पारदर्शिता रखना चाहिए, सहानुभूति और संवेदनशीलता भी चाहिए। लेकिन अगर सरकार चलाते तो हमारा रोल बदल जाता है। और सरकार में जितने वरिष्ठ अधिकारी है, जितने उच्च पद पे मेरे सहित, हम माननीय प्रधानमंत्री जी को देखें, जो जनता के लिए तो वो जान लुटाने को तैयार है माननीय प्रधानमंत्री जी, लेकिन सरकार के निर्णय लेने में जितनी उनका निर्णय सबको प्रेरणा देता है, सबको आकर्षित करता है, इसी समय की इसी व्यवस्था की आवश्यकता है। इसलिए वो एक ध्येय वाक्य रखते हैं, यही समय है, सही समय है। तो सही समय को सही निर्णय लेकर के गलती अगर करेगा तो मेरी सरकार में मैंने एक बनाया हुआ है कि हम तो माफ़ नहीं करेंगे, और करना भी नहीं चाहिए, लेकिन जबरन में किसी को परेशान भी नहीं करेंगे। अगर गलती है तो उसको सज़ा मिलेगी, अगर अच्छा काम करे तो प्रोत्साहन मिलेगा। और मुझे इस बात का संतोष है कि ये हमारी सरकार में नीचे तक संदेश है कि निर्णयों का पालन आपको तत्परता से करना पड़ेगा, और वो तत्परता से निर्णय का पालन हो रहा है। थोड़े व्यक्तिगत बातें भी कर लेते हैं। जैसा हम पहले बात कर रहे थे कि आपने मेडिकल की पढ़ाई छोड़ी, फिर बीएससी करने आए, तो क्या वजह रही? आपकी एक बिटिया भी शायद डॉक्टर ही है, उन्होंने मेडिकल, बेटा भी डॉक्टर ही है। अच्छा, सारे लोग भोपाल में रहते हैं लेकिन आप शायद सीएम आवास में नहीं रहते, इसके पीछे कोई खास वजह है? नहीं, थोड़ा संशोधन करना पड़ेगा। अच्छा। मैं मूलतः उज्जैन से आता हूँ। हाँ। और ये बात सही है कि मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन लिया तो मैं फर्स्ट ईयर में चुनाव लड़ा। दुर्ग के मेडिकल कॉलेज में थे आप? मैं उज्जैन नहीं, मेडिकल कॉलेज इंदौर में गया। इंदौर में, अच्छा। मैंने क्या, वैसे फर्स्ट ईयर बीएससी करने साइंस कॉलेज उज्जैन में गया, वहाँ चुनाव लड़ लिया, जीत गया। संयोग से पीएमटी हमारे टाइम होती थी, हमने सिलेक्शन हुआ तो हम मेडिकल कॉलेज में जाने लगे। लेकिन फिर इसी बीच मित्रों ने कहा कि सेकेंड ईयर में प्रेसिडेंट कौन लड़ेगा, तो आप बीएससी करो। तो फिर मैं उधर छोड़ के बीएससी करने आ गया, और बीएससी में चुनाव जीत गया तो यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट बन गए और कॉलेज प्रेसिडेंट बन गए। लेकिन ये बात सत्य है कि परिषद का वो दौर ऐसा था कि मैं 16 साल में जॉइंट सेक्रेटरी बना, 17 में प्रेसिडेंट बन गया। लेकिन पार्टी के आधार पर हमको आगे बढ़ना चाहिए, हमारे अपने विचारधारा के आधार पर हमने विद्यार्थी परिषद को अपनाया था तो अच्छा लगा। लेकिन काल के प्रवाह में वो हो गई अतीत की बात। मुझे लगता है कि जब हम राजनेता बन जाते तो हमारे अपने परिवार में बाल बच्चे, परिवार सब होगा, लेकिन हम मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, पर हमारे यहाँ हमारे बच्चों का भी भविष्य अच्छा बने, वो ठीक से पढ़ते रहे। हमारे अपने जीवन से भी, माननीय मोदी जी के जीवन से जैसे हम सीखते हैं कि अपने लिए जो काम दिया वो काम की प्राथमिकता होना चाहिए। इसलिए स्वाभाविक रूप से हमने शुरू से ध्यान रखा। मैं जब शिक्षा मंत्री था, मेरी बेटी यहाँ बीएससी एमबीबीएस करने आई थी चिरायू मेडिकल कॉलेज भोपाल में, तो वो अपने हॉस्टल में उसने पूरा एमबीबीएस किया। मेरे दामाद भी डॉक्टर हैं, मेरा बेटा छोटा वो अभी एमबीबीएस करके पीजी कर रहा भोपाल एलएनसीटी से। तो बच्चे अगर हॉस्टल में पढ़ते हैं तो वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान भी केंद्रित करते हैं। राजनीति करना हमारा काम है। हमारे यहाँ चमक दमक में कई बार कई लोगों के मार्ग भटक सकते हैं, इसलिए उससे बचाना ही हमारे पास है। रही बात परिवार को रखने की, तो चूंकि मेरे परिवार में कुल हम 3 ही तो घर में मेंबर हैं। मैं हूँ, मेरा बेटा और उससे एक छोटा बेटा, बेटी का विवाह हो गया, वो घर चली गई। लेकिन मेरे पापा वृद्ध हैं, 98 ईयर है, तो स्वाभाविक रूप से श्रीमती उनकी सेवा के लिए। मेरा एक बेटा अभी विवाह हुआ, वो वहीं उज्जैन में रहते हैं। तो मैं अकेला हाउस में रहता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा पूरा प्रदेश का 8.5 करोड़ का परिवार है, सबके साथ हूँ, तो अकेला कैसे हो सकता हूँ। एक कुछ वाकया भी मैंने कहीं सुना था कि बिटिया दुखी हुई थी, शायद आप पहुंच नहीं पाए थे अपनी व्यस्तताओं में, उनका कुछ एमबीबीएस फाइनल ईयर का या कुछ कॉन्वोकेशन था। ये बात सही है, एक घटना थी पुरानी। मैं जब शिक्षा मंत्री के पहले टूरिज्म चेयरमैन था, मेरी बच्ची ने कहा कि पापा आप शुरू से छात्र राजनीति से लग गए, बाद में विवाह भी हो गया,
तो भी घर में आपने समय नहीं दिया। मैं सुबह से निकलता रात तक पहुंचता था, लेकिन परिवार जब संयुक्त रहता है, मेरी दीदी वहीं रहती, कलावती यादव जी जो सभापति नगर निगम में, वो लोग सब संभाल लेते थे। तो प्राइमरी में कोई पेरेंट्स मीटिंग में जाना या एनुअल गैदरिंग में जाना ये कभी मेरे से हो नहीं पाया। मिडिल, प्राइमरी, हाई सेकेंडरी, कॉलेज करते करते मैं वो मेडिकल कॉलेज की फाइनल की पढ़ाई में आ गई। संयोग ऐसा हुआ कि उसका फ़ोन आया, मेरा ध्यान नहीं था। मैंने कहा पापा मेरा फाइनल ईयर है MBBS का और अब मुझे उसके बाद अपने नए जीवन में जाना पड़ेगा, तो मैं कथक नृत्य अच्छा करती हूँ और आप कम से कम एनुअल गैदरिंग में उसको देखने आए, ऐसी मेरी बहुत इच्छा है कि मेरे पापा मेरा एक साल में मेरी एजुकेशन लाइफ में कभी तो कोई मेरा कार्यक्रम देखे। मेरे को भी थोड़ा अंदर से दर्द हुआ, कष्ट हुआ कि ये बड़ी गलती हो रही मेरे से। मैंने उससे कमिटमेंट कर लिया कि मैं बेटा किसी हालत में हूँ। अब संयोग ऐसा हुआ कि उसी दिन कोई बड़ी मीटिंग आ गई, केंद्र सरकार के टूरिज्म मिनिस्टर आ गए, तो उन्होंने कहा कि आपको बैठक में रहना पड़ेगा। मैं उसमें नहीं जा पाया, उसकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई। मुझे लगा कि नहीं अब उसको संभालना चाहिए, तो मैं मिठाई लेकर के शाम को हॉस्टल पहुंचा, उसको बुलाया कि बेटा इधर आओ, मैं तुमसे, तो वो चहकती हुई, मुझे बड़ा आधा तो मन मेरा अच्छा हो गया कि चलो वो गुस्सा नहीं, नाराजगी को मुस्कुराते देख के बेटी को मुस्कुराए, थोड़ा मेरा दर्द कम हुआ। अंदर से तो कष्ट था। मैंने कहा बेटी मेरा, तो मेरे से बोलने के पहले बोले मुझे तो मालूम था कि आप आने वाले नहीं हो, क्योंकि आपको ये फुर्सत नहीं मिलेगी। तो मैंने बुआ को बुलवा लिया था, कलावती दीदी आ गई थी, मेरी बुआ आ गई थी, तो मैं अपना गैदरिंग उनको दिखा चुका। मेरे को लगा कि ये जीवन में बड़ा कष्टकारी क्षण होता है जब उसकी मन पे क्या गुजरी होगी, लेकिन उसने मुझे प्रसन्न कर दिया। मैं वो याद वाकया जीवन भर नहीं भूलूंगा। और बिटिया का तो इंटरेस्ट कथक में है जैसा आपने बताया, क्या आप भी अपने विषयों के अलावा गीत संगीत, कविताओं में या फिल्मों में रुचि लेते हैं? मैंने कहा ना, हमारे भगवान कृष्ण ने जब 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद सब में निष्णात है, तो हम सबको क्यों नहीं होना चाहिए। फिर भी कुछ खास कोई ऐसा संगीत फिल्मी जो आपको पसंद हो, जो आप सुनते हो या कभी गुनगुनाते हो? अरे ये तो बदलते दौर की बातें हैं, हम सब जानते हैं। हम धार्मिक नगरी से आते हैं, भजन और बाकी चीजों में भी। कोई ऐसे गायक जो आपको बहुत पसंद है? अनूप जलोटा से लेकर के मोहम्मद रफ़ी तक सभी अच्छे गायक हैं। लता मंगेशकर जी से लगाकर अनुराधा पौडवाल तक बहुत मीठी आवाज़ के कलाकार हैं जिनने अपनी पहचान बनाई। लेकिन हमारे संगीत का बहुत, शास्त्रीय संगीत का बहुत गौरवशाली घराना है, बनारस घराना है, कई अलग अलग प्रकार के कलाकार हैं। हमने विक्रमोत्सव में हर साल इसलिए एक श्रेष्ठ गायक को विक्रमादित्य का पुरस्कार देकर के उनकी प्रस्तुति भी उज्जैन में कराना प्रारंभ की। लगभग 20 वर्ष हो गए, ऐसा कोई गायक नहीं है जो उज्जैन में आकर के जिनने प्रस्तुति नहीं दी। मुख्यमंत्री जी, उज्जैनी को लेकर के जैसे अक्सर हर मुख्यमंत्री होते हैं, जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र में शरद पवार जी ने बारामती का, यहाँ पर छिंदवाड़ा मॉडल कहा जाता है, तो आप भी क्या उज्जैन को किसी मॉडल के रूप में विकसित करना चाहते हैं? देखते हैं कि आने वाले वर्षों में जैसे राजधानी है या इंदौर है, उसी की तर्ज पर उज्जैन में भी कुछ खास? नहीं, मैं ऐसा तो पसंद नहीं करता हूँ। मुझे मध्य प्रदेश को विकसित बनाना है, मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाना है। अच्छा, पार्टी आपको एक बतौर यादव चेहरा भी ऐसी बात निकली कि पेश कर रही है, जैसे आप आजमगढ़ भी गए और फिर वहां से अपना कनेक्शन भी बताया, आप बिहार भी गए, तो आपको लगता है कि इन इलाकों में आपके मुख्यमंत्री बनने से प्रभाव पड़ेगा खास करके यादव समाज? देखिए, मैं इसको ऐसा नहीं मानता। आपके लिए भी मैं थोड़ा संशोधन करना चाहूंगा कि ये जातिवाद के आधार पर माननीय मोदी जी कभी नहीं देखते, भारतीय जनता पार्टी नहीं देखती। जो या व्यक्ति योग, लोगों ने ऐसा कहा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे को आज 3 बार से टिकट मिल रहा है, जहाँ से मैं उज्जैन दक्षिण से जीतता हूँ। मेरे समाज के 500 वोट भी नहीं मानी है कोई यादव समाज के, लेकिन हर बार मेरी लीड बढ़ती है, जनता का प्रेम मिलता है, बड़े बड़े पदों पर मैं रहा हूँ। सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है, जाहिर सी बात है आर्थिक स्थिति के मद्देनजर, और ऐसे में जैसे लाडली बहना जैसी योजनाएं हैं उसमें भी अच्छा खासा पैसा लगता है, और सरकार ने वायदा किया था अपने वचन पत्र में, जिसे मोदी की गारंटी भी कहा गया कि संभवतः इसको 3000 तक बढ़ा करके लेके जाएंगे। गेहूं और धान के लिए भी राशि की बात कही है। तो सवाल यही है कि पैसा कहाँ से आएगा और क्या ये योजनाएं चलेंगी, और जो गारंटी कही गई वो कब तक पूरी होगी? देखिए, ये बड़ा सरल सिद्धांत है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने GST लागू किया, तो जो केंद्रांश हमारा बड़ा है वो अत्यधिक बड़ा है। आपको मैं कुछ आंकड़े देना चाहूँगा। ये कांग्रेस ने एक षड्यंत्र करा था। कांग्रेस ने भारत के साथ मध्य प्रदेश का विकास भी रोका। बहुत दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ा, जब हमारी कांग्रेस के हटा के सरकार बनी 2003 में, तब हमारा कुल बजट था 20,000 करोड़ से कम का। आज की स्थिति में भाजपा ने लंबे समय तक सरकार भी चलाई, विकास के सारे काम किए,
और हमारा बजट हो गया 3.5 लाख करोड़ से ऊपर का। अकेले हमारे अपने मध्य प्रदेश के लिए लगभग 1,40,000 करोड़ का तो केंद्रांश आ रहा है। तो पैसे की कोई कमी नहीं माननी मोदी जी के नेतृत्व में। तो लोन लेना बुरा नहीं, लेकिन डिफॉल्टर होना बुरा है। ओवरड्राफ्ट होना, हमारा एक बार भी ओवरड्राफ्ट नहीं हुआ। चाहे गेहूं या धान के संदर्भ में इसकी गारंटी के लिए कोई समय सीमा तय है क्या? देखिए, हमने सरकार बनाने में मोदी जी के साथ मिलकर के एक संकल्प पत्र दिया है। हम घोषणा पत्र नहीं देते, हमने संकल्प किया कि हम विकास के काम करेंगे और संकल्प पत्र में डिसाइड किया कि हम अपने 2700 गेहूं देंगे, लेकिन 5 साल के लिए 2700 की बात कही। तो आज की स्थिति में हमने 125 रुपये का अपना बोनस चालू किया, जिसके बलबूते पर 2275 का केंद्रांश और 125 हमारे मिल जाए, तो 2400 रुपये क्विंटल में हम गेहूँ खरीद रहे हैं। आने वाले समय में फिर इसको लागू करेंगे तो हमारा गेहूं का कीमत लगभग आप जोड़ेंगे तो केंद्र भी बढ़ाएगा, हम भी बढ़ाएंगे, तो अगले साल ही हमारा 2600-2700 हो जाएगा। तो लगातार इस प्रकार से 5 साल सरकार चलेगी। अब 2700 की करो, हमारा तो कहना 3000 रुपये क्विंटल में भी 5 साल में गेहूं हम खरीदेंगे। तो ये जो योजनाएं हैं, आप ये कह रहे हैं कि जो गारंटियां हैं, संभवतः अगले वर्ष में ही गेहूं और आने वाले चंद सालों में धान वगैरह का भी पूरा होगा। निश्चित रूप से जो संकल्प पत्र हमने रखा है चुनाव में, वो हमारे पवित्र गीता की तरह है, उसका अक्षर से पालन करेंगे और जो कहा है उससे भी आगे बढ़ के लाभ देंगे। मुख्यमंत्री जी, अभी जो आपको 4 महीने हुए हैं, कोई खास उपलब्धि जिसका आप जिक्र करना चाहेंगे, जो आपको लगता है कि नहीं ये एक बड़ा काम हुआ 4 महीने? इतने सारे काम हुए, लगभग हमने 150 से ज़्यादा फैसले लिए हैं। मैं किस किस फैसलों को बताऊं? सब क्षेत्रों में समान रूप से काम किया। जैसे मैंने कहा है कि हमारे बुंदेलखंड में वर्षों से वीरता के लिए बुंदेलखंड जाना जाता है, जिसने कभी मुगल सत्ता में भी अपने हथियार नहीं डाले, लेकिन पानी के अभाव में कृषि का रकबा अच्छा होना चाहिए। केन नदी बहती है, बेतवा नदी बहती है, लेकिन उसका इरिगेशन का एरिया नहीं आ पाया। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमको लाभ मिल रहा है कि हम उसमें बड़ा लाभ उठा रहे हैं। नदी जोड़ो अभियान का बड़ा दृश्य दिखेगा। पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना 35,000 करोड़ की, ये केन बेतवा 45,000 करोड़ की भारत सरकार से केवल 10% अनुदान पे दे रहे हैं, 90% भारत सरकार दे रही है। नर्मदा वैली में पूरा पैसा केंद्र ने दिया, हम उसमें काफ़ी काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से हमने एक निर्णय किया कि हमारे यहाँ ये पटवारियों के आधार पर जो नामांतरण करके किसानों को परेशानी होती है, ज़मीन खरीदते बेचते, तो एक निर्णय किया, ये पूरे देश के लिए आदर्श उदाहरण रहेगा। हम रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री कराएंगे, उसी समय नामांतरण होने की प्रोसेस सरकार के स्तर पर चालू होगी। अब पटवारी के आगे पीछे जाके चक्कर खाने की जरूरत नहीं है। 10,000 नियुक्तियाँ एक दिन में हमने करके पटवारी से लेकर सभी छोटी भर्तियों को तुरंत चालू किया, ताकि बेरोजगारी के मुद्दे को हल करें। बताने के लिए बहुत कुछ है, आपका समय कम पड़ जाएगा। आपने जो फैसला लिया था, खास करके तेज आवाज में डीजे ना बजे, बहुत सारे लोगों ने उसका स्वागत किया, क्योंकि वाकई वो बहुत दर्दनाक है। कई लोगों की मौत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले 55 डेसिबल से ज्यादा, लेकिन कई स्थानीय निकायों में उसको उस तरह से लागू नहीं किया गया। मुख्यमंत्री जी तो कहा कुछ सख्ती और आने वाले दिनों में बरती जाएगी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूंगा कि ये जो तेज आवाज में इतने साउंड 25,000 हॉर्न तो जमा करा लिए हमने पूरे प्रदेश से निकलवा करके, और अधिकांश जगह हमारे निर्णय का पालन हो रहा है। अगर कोई ऐसी आपको जानकारी आती है, हमारे तक पहुंचाएं, हम निश्चित कार्रवाई कराएंगे। मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी की आपने बहुत सारी बातें की, और सबसे पहला जो उनका देश ने देखा था कि वीवीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए उन्होंने मना किया कि कोई मंत्री लाल बत्ती नहीं लगाएगा। लेकिन कई सारे राज्यों में हमने देखा उसके बाद लोग हूटर को प्रचलन में ले आए, और आलम यह है कि आज अगर एक छोटा नेता है, वो भी अपनी गाड़ी में हूटर बजाते हुए चलता है। आपने कुछ खबरों में सुना ही होगा कि अभी एक मंत्री जी के सुपुत्र पर भी आरोप लगा कि उन्होंने मारपीट की, और आपने भी ये खबरें आई कि आपने और वीडी शर्मा जी ने भी नाराजगी जताई है। तो इस तरह की वीवीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए भी सरकार का कोई कदम उठाएगी? देखिए, हमारी सरकार ने वीवीआईपी कल्चर को तो समाप्त किया, इसीलिए हमने कहा कि कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, उसको सामान्य बना रहना चाहिए। मेरे अपने खुद के भी इसी प्रकार के आग्रह है कि हमको इससे बचना चाहिए। जहाँ तक आपने कुछ बातें कही है, मैं उस पर गौर करूंगा। निश्चित रूप से हम ऐसी कोई बातों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने भी एक खास मुहिम चलाई थी, मुख्यमंत्री जी आप इसका समर्थन करेंगे? हमने सीधे कहा था हूटर हटाओ। मैं सहमत हूँ इस बात से। जिनको जरूरत है, कोई एम्बुलेंस चलना चाहिए, वो लगाए तो समझ में आता है। आम आदमी क्यों बजाना चाहिए? नहीं बजाना चाहिए। जब से छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, कभी भी जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब भी 2 लोकसभा सीटों से ज्यादा नहीं जीत पाई है। इस बार आपको क्या लग रहा है? आपकी बात होती होगी अपने वहाँ के साथियों से, और आप खुद भी जा रहे हैं, क्या आपको लगता है? देखिए, जो मध्य प्रदेश का हाल है वो छत्तीसगढ़ का है।
जैसे जैसे समय के साथ हम लगातार चुनाव में जा रहे हैं, एक एक करके माहौल बन रहा है। मध्य प्रदेश का पुराना हिस्सा है छत्तीसगढ़, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ अपने पुराने रिकॉर्ड को और दुरुस्त करेगा और मध्य प्रदेश भी क्लीन स्वीप करेगा। मुख्यमंत्री जी, एक बस आखिरी सवाल आपसे लूंगा। कुछ दिनों पहले हमने खबर दिखाई कि कैसे भोपाल नगर पालिका में कुछ जो मृतक हैं उनके नाम पर उनको कागजों में मृतक दिखाकर उनके नाम पर राशि निकाली गई 2-2 लाख की जो संबल में मिलती है, और इस पर अभी तक एफआईआर नहीं हुई है। प्रशासन खुद मान रहा है कि गलत हुआ है, लेकिन अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। क्या सरकार संज्ञान लेगी? नहीं, कार्रवाई हुई है, एफआईआर भी हुई और पकड़े भी गए, जमानतें हुई है। लगातार हम पूरे प्रदेश में ढूंढवा रहे हैं, क्योंकि जब हमने संबल योजना चालू की, बीमा की अलग अलग योजना चालू की, स्वाभाविक रूप से उसके हितग्राही आना चाहिए, लेकिन कोई उनकी आड़ में कोई दूसरा धंधा कर ले, ये हमारी सरकार को बर्दाश्त नहीं है। और आपके संज्ञान में भी कोई बात होता हो जरूर बताइएगा, हम जरूर बिल्कुल मुख्यमंत्री जी, भोपाल में ही चांदबड़ इलाके में कई ऐसे परिवार है जिनके साथ ऐसा हुआ है। निश्चित कठोर कार्रवाई करेंगे, किसी को नहीं छोड़ने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया मुख्यमंत्री जी, और ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने हमें इतना वक्त दिया, एनडीटीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।